गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज पटना जा रही हूँ क्योंकि पटना में एनजीओ का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में मैं शामिल होने जा रही हूँ। और मुजफ्फरपुर के वंदना दीदी हैं, तो वंदना दीदी के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रोग्राम का पूरा वीडियो मैं दिखाऊंगी आपको, तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह का 6 बजा है और मैं घर से निकल गई हूँ एनजीओ के बैठक में जाने के लिए पटना। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें फ्रेंड्स। तो मैं सूर्य मंदिर के पास आ गई हूँ, सूर्य मंदिर में आ गई हूँ और इधर मैं जा रही हूँ। देखिए टोटो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो पैदल चल कर सुबह का 6:15 हुआ है। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहें। आ गई हूँ, देखिए स्टेशन पर आ गई हूँ, नवादा स्टेशन। मैं नीचे उतर रही हूँ प्लेटफार्म पे फ्रेंड्स। उतर करके देखिए 2 नंबर से 1 नंबर पर जा रही हूँ। पक्का 5:11 हुआ है। देखिए रेलवे का टाइम है। तो मेरा प्रेस वाला गाड़ी ज़रूर छूट गया एकदम, फिर बस पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस स्टेशन आ चुकी हूँ। स्टेशन के नीचे से टोटो मिलता है, तो टोटो पकड़कर मैं जाऊँगी प्रेस वाला गाड़ी पकड़ने, ये बस स्टैंड पटना के लिए बस पकड़ने। तो देखिए वीडियो में बने रहें। इधर मुड़ूंगी, निकास द्वार है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेशन आ गई हूँ। अभी टोटो बहुत कम है। भैया 9 बजे गाड़ी स्टेशन प्रेस वाला गाड़ी से लगभग जा रहा है। 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक 9 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे। सवारी बैठाते हैं 10:30 बजे तक। काफ़ी भीड़ है, 4 को बैठा लिया है। आइए टेकर गाड़ी प्रेस वाला गाड़ी तो पता ही होगा। 12:30 बजे तो पीएनबी एटीएम से मैं 500 रुपया निकाली हूँ, देखिए। और मैं भाड़ा दे रही हूँ प्रेस वाला को, तो मैं दे रही हूँ। उसके बाद मैं मीटिंग में जाऊँगी। पैसा नहीं था मेरे पास, इसी वजह से निकालना पड़ा। विद्यापति का टेम्पो गांधी मैदान की ओर जाएंगे। ये फ्रेंड्स ये गांधी मैदान आ गए हैं और ये चौराहा है, गोलंबर है। द पंच में आ चुके हैं। द पंच होटल है, द पंच। मैं इसमें 7वां फ्लोर पर जाऊंगी। जा रही हूँ मीटिंग में शामिल होने। 19-21 तक चलेगा। देखिए 7वां फ्लोर पे मीटिंग है फ्रेंड्स। अब मैं जा रही हूँ, कर रही हूँ। आ रही हूँ, लिफ्ट है ना।
है ये वाला। अच्छा हाँ, 7वां पर आएगा। लिफ्ट आ रहा है, इंतज़ार करवा रहा है, देखिए आएगा है। अब मैं लिफ्ट पे जा रही हूँ, 7 पे दबाऊंगी, 7 पे तो मेरा लिफ्ट जा रहा है। 7 पे मैं जाऊंगी। आ गया 7 ठीक खुल गया है मेरा, निकल गई हूँ। देखिए 2 हमारी बहना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये संस्था का नाम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नारी जन जागृति केंद्र। मोबाइल नंबर केंद्र आपका शुभ नाम क्या हुआ बेबी? हाँ 87 091 56 312 कहाँ से अपन? 46 190 नवादा से। ईमेल एड्रेस मैं रजिस्ट्रेशन कर ली हूँ। ये हमारी 2 बहना है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। बढ़े और अपनी सहमति दें, ताकि जो हमारे बीच में इससे संबंधित जो पदाधिकारी आए हैं या जो नहीं भी आ रहे हैं टाइम से या बाद में आएंगे या नहीं भी आएंगे, उनके यहाँ ये मांग पत्र पहुँचाए, ताकि आगे के लिए हम लोग फॉलो कर सके और अपने मांग को पूरा करवा सके। ये भी एक अनुरोध है हमारा। और बाकी आगे के लिए हम इस सत्र को सरजू जी को सौंप रहे हैं। सरजू जी जो ये एडवोकेट है और इस मुद्दा पर ही झारखंड बिहार में इनका काम होता है और हमारे कार्यक्रम इनका हमेशा और हमारे बीच में बहुत से साथी हमारी आई हैं। और नजर आया गंगा जी आई है, शरद जी आई है, मीनाक्षी जी आई है, रूही आई है, समस्तीपुर से शांतना भारती आई है। कितना का नाम ले, सभी लोग हमारे दिल की अधीन और इस मुद्दा पे और इस मुद्दा को लेकर के आंदोलन करने वाले साथी हमारे बीच में आए हैं। हम जो भी छूटे लोग होंगे कोई अन्यथा नहीं लेंगे। हम सभी लोगों का आपका ही कार्यक्रम है और हम स्वागत करते हैं। हमारे मीडिया के भी भाई बंधु बनाए हैं, सुनीता जायसवाल भी हैं जो आगे का सेशन देखेगी, और बाकी जो भी हमारे हर्ष जी आए हैं क्रिया से, शांति मुकुंदी, जो भी आप लोग आए हैं, जो नाम छूट रहा है हम फिर जोड़ेंगे। लेकिन आप लोग का इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए हम मैम अदिति मैम से और जो साथी है यहाँ पे उनसे हम आग्रह करेंगे। ग्रुप में कर लेंगे, ग्रुप में हो जाएगा। जी चलिए अब आगे का कार्यक्रम हम सरजू जी को सौंपते हैं। सब लोग आप लोग भी टेबल पर दीप जलाएंगे। इस टेबल पर नहीं जला।
सभी टेबलों पर दीप जला है। देखिए और आप सबों का आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डाइवर्स ग्रुप हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, उससे लगता है कि आज कंसोर्टियम का प्रोग्राम है और इसके साथ जो आकांक्षा सेवा सदन का कार्यविधि है। आपने बताया कि कार्यस्थल पे यौन हिंसा सिर्फ महिलाओं की जागरूकता नहीं है, इसमें एक काउंटर पार्ट और है पुरुष, जिनको कि आज भी हमारे उस एक्ट में रिस्पोंडेंट उन्हीं को माना जाता है, उनको भी जागरूक करना चाहिए। कई एक बार कार्यस्थल पे जानकारी ही नहीं होती है कि ये जो उनका व्यवहार है ये शायद कार्यस्थल पे यौन हिंसा के रूप में आ सकता है। तो दोनों की ही जागरूकता का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ मैं और भी आभारी हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ एंड रेगुलेशन का, वो जमीनी स्तर के जो एविडेंसेस है उस पर बेस्ड होना चाहिए, तभी ये जो इसका फल है या जो अभी हम आंकड़े की बात कर रहे थे चौंकाने वाले 57% इंक्रीजिंग इन द महिलाओं के प्रति जो अपराध है, तो उसमें शायद कोई कभी आ सके अगले सेंसस में। अब मैं प्रोफेसर सतीश जी से आग्रह करूंगी कि संक्षिप्त में वो अपनी बात कहें ताकि फिर उनको जाना भी है। मानसिक मजबूती की बात की है और आपने उदाहरण पेश किया है, वो फॉलो करने के लायक है। और आप सिर्फ विकलांग नहीं, जितनी भी हम सभी लोग हैं उन सबों को फॉलो करने की जरूरत है। अब मैं मैडम संपा सेन गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और इस कार्यक्रम के लिए आपको की नोट संबोधित करना है, उसको आप यहाँ पे प्रस्तुत करें। मैडम आपको काफी अच्छी बातें कही जो यहाँ है और हम लोग यहाँ से टेकअवे में लेके जाएंगे और जो एक कन्वर्जेंस सारे डिपार्टमेंट के बीच में बहुत सारी समस्याओं को कम कर सकता है, ये हम लोग भी फील करते हैं कि एक टेबल और ऑफिस जाने से समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अब मैं सुनील सिंह जी से आग्रह करूंगी कि बहुत ही संक्षिप्त समय की इसको महत्ता को देखते हुए हमारा पैनल सेशन भी है, आप अपनी बात रखें, वही बात रखें सर जेंडर बेस्ड वायलेंस से आधारित और बाकी की बातें परिचय वगैरह सब कुछ होने का कम से कम समस्याओं पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन समस्या जहाँ पर है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते और खासकर जो महिलाओं के जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात है तो इसके लिए कानून हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, सभी इशू पर बहुत सारे कानून बन चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है, फिर भी जागरूकता और कानूनों में सुधार करके निश्चित रूप से हम उनको आना पड़ेगा आगे और सब लोगों के प्रयास से और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रयास तो हो रहे हैं। आकांक्षा सेवा सदन की मैडम वंदना जी हैं, बहुत प्रयास करती है, इस तरह की हजारों संस्थाएं काम कर रही है, शंपा जी काम कर रही है, उनका है समाज की तो बात अलग है, लेकिन जो उनके साथ घर में होते हैं माता पिता के द्वारा खासकर जो उनके साथ भेदभाव है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और चिंतन करके हम एक खास मुकाम पर पहुंचे, क्योंकि लॉ तो है, जो 2016 का लॉ है वो सशक्त है, काफ़ी है, लेकिन आज तक शायद मैं समझता हूँ कि बिहार में और खासकर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो इस एक्ट के अनुसार कोई केस दर्ज ही नहीं किया गया। तो इस चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा कि महिला में भी दिव्यांग महिला, इनके साथ जो वायलेंस है बहुत ही क्रूर वायलेंस है, बहुत ही क्रूएल वायलेंस है। और एक रिपोर्ट जो है जो
फाउंडेशन का जो रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट की, बहुत ही चौंकाने वाला है कि दुनिया में इंडिया जो है वह महिला के वायलेशन के लिए सबसे अच्छा जगह है। यहाँ जितनी महिलाएं के साथ जो व्यवहार होता है खराब, तो दुनिया में यह पहले स्थान पर। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट भी है, ऑफिशियल रिपोर्ट, जो एक्चुअली वास्तविक रिपोर्ट नहीं होता है, और जो रिपोर्ट होता है वो तो कागजी रिपोर्ट होता है कि 1000 लोगों में 46 महिलाएं इससे ग्रसित हैं। वायलेंस से, चाहे वह वायलेंस समाज के द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो। ये रिपोर्ट बहुत ही गंभीर है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है, और इस चिंतन के बाद जो फाइंडिंग आए उस पर सशक्त रूप से लड़ने की जरूरत है। और निश्चित रूप से यह इशू बहुत गंभीर है, इसमें सोचना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, लेकिन और हमारा ये हक है और हम आपसे ये लेके रहेंगे। और हमारे पीछे संतोष उपाध्याय सर और बंदी अधिकार आंदोलन के वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, और उनकी महारत ये है कि उन्होंने बहुत सारे PIL दायर किए हैं बंदियों के सैलरी वेजेस को लेके, और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे हैं और इसमें उनको काफी सफलताएं मिली हैं। तो पैनलिस्ट में सुलेखा जी का अभी क्या आप इनका परिचय आप दे दीजिए। ये स्टॉप सेंटर जिसकी हम लोग बात भी कर रहे हैं, वहाँ की DPO मैम है, पटना में DPO मैम है, वो प्रभारी DPO मैम है, मैनेजर प्रभारी मैनेजर के रूप में है। और ये इस कार्यक्रम का एक सफलता है कि इन्होंने हमारे बीच में जो हम मांग कर रहे हैं इनके द्वारा वहाँ तक हम लोग भेजेंगे। तो एक बार हम लोग ताली बजाकर हम लोग सभी हम लोग अपने एक दूसरे को जान रहे हैं। आज जो हम लोग मंथन करने वाले हैं, इसके लिए हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इसी बात को सुनेंगे और सवाल को रखेंगे। अगर सवाल बन रहे हैं तो हम लोग इनसे पूछेंगे, निकालेंगे। हाँ, बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग नोट करके रखेंगे। और सब लोग का कार्यक्रम है, इसलिए किसी के भी मन में कोई भी बात आए जरूर हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। वैसे मेरी आवाज काफी बुलंद है, आप लोगों तक पहुंच रही होगी, लेकिन माइक ले लीजिए मैडम। ठीक है, ये 1:15 बजे हैं, हम लोगों को 2:30 तक ये पैनल समेट लेना है। लेकिन बहुत मुश्किल, ये मेरे कंधों की जिम्मेदारी है इस पैनल को इतनी जल्दी समेटना, क्योंकि सबके पास इतने सारे अनुभव हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर शरद कुमारी जी को पूछना चाहूँगी, मैडम, जो अभी सेक्सुअल वायलेंस के साथ में सारे जेंडर बेस्ड जो वायलेंस हैं उनके लिए क्या अभी तुरंत अर्जेंट एक्शन और अटेंशन क्या चाहिए सरकार की, और इसके चुनौतियाँ क्या हैं, मतलब इसको एड्रेस करने के लिए चुनौतियाँ क्या है? गैप सुंदर तरीके से रखी आपने, ऐसा कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो आपने नहीं रखा, और आपने जो अपनी बातें जिस तरह से रखी हम सबको ये सोचने के लिए बाध्य कर रही है कि वाकई में आपने ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आपने काम किया है इसलिए आपका अनुभव बोला है कि वो गैप्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, इसको आपने इतने सुंदर तरीके से रखा है। अब मैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र सर से आग्रह करूंगी कि वो तो अभी बिहार सरकार की पॉलिसीज का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन मैं सर खास चाहूँगी कि आप फोकस उस पर भी करें, क्योंकि आपने माइग्रेंट लेबर्स पे बहुत काम किया है कि वहाँ वो महिलाएं जो हैं माइग्रेंट लेबर्स जो होती हैं उनके पास क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरह से वो जो है न्याय के लिए वो पहुँच बनाए। तो आप आग्रह है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी उसको काफी गंभीरता
हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने के लिए वो लेटर संबंधित पदाधिकारी को लिखेंगे। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत साल 2-4 साल पहले ये हो गया था कि पीएमसीएच में वन स्टॉप सेंटर गायनी विभाग के ऊपर बनना है, तो वो अभी तक नहीं, तो वहाँ पे जो है वो लैंड जो है वो पीएमसीएच की बिल्डिंग है। इसे करने के लिए सिटी में जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे किया गया है, और पटना जिला में एक और वन स्टॉप सेंटर बाढ़ अनुमंडल में खोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आया है। उसके आलोक में प्रक्रिया कर दी गई है। ये कब तक उम्मीद है? मैम ये तो भूमि की बातें हैं, जो भी चीजें हैं पॉलिसी मेकिंग में, और मैं एक कर्मी पदाधिकारी हूँ, मुझे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है, मैं एक जानकारी ऐड कर रही हूँ। और जहाँ तक रहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कमेटी की बातें, तो पटना जिला में कार्यस्थल पर इंटरनल कमेटी और लोकल लेवल कमेटी दोनों बनी हुई है मैम। और मैं बताऊंगी एक कार्यालय में, कल्याण विभाग कार्यालय में रेशमा मैम भी एक सदस्य के रूप में नामित। जैसा कि 11 जुलाई की हिंदुस्तान अखबार में हम लोगों ने देखा कि 38 जिले में लोकल लेवल कमेटी और स्थानीय लेवल कमेटी गठित हो चुका है। सभी विभाग से निर्देश आया है, सभी जो कमेटी गठित है उसको जिला के वेबसाइट पे अपलोड करना है, ताकि वो हम लोग जानकारी ले सकें। तो ये सब प्रक्रिया की जा रही है। और जहाँ तक वन स्टॉप सेंटर में स्टाफ स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन सर बोल रहे थे, तो वहाँ पे एक सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का पद है, एक सोशियो काउंसलर का पद है, एक साइको काउंसलर का पद है, एक साइकाट्रिस्ट का है, और एक पैनल एडवोकेट का पद है, मेडिकल एएनएम का एक पद है, और ऑफिस असिस्टेंट का एक पद, सिक्योरिटी गार्ड का 3 पद है, और कुक और मल्टीपर्पज वर्कर का 3 पद है। और जो भी केसेस आ रही है हमने अपने स्तर से उसको निष्पादित करने का पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करने का कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। बड़ाई कर रहे थे तब आप आए नहीं, जब हम विवाह की खामियां गिनाने लगे तब आप आ गए। तो सर ये हमारा सहयोग है कि आप हमको गुस्से के नाम से ही जानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार इस गुस्सा की शिकार मैडम हो गई थी, क्योंकि हम काफी गुस्से में थे और विभाग का कुछ खामियां था, हम बोल रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद सर इस साल भर में आप हमको समझ गए होंगे कि हम दोबारा कभी गुस्साए नहीं, और क्योंकि सर आप काम बढ़िया से करवाने लगे। तो सर बात ये है ना, आपसे एक आग्रह होगा कि समाज कल्याण विभाग का जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग का कुछ विवाह प्रोत्साहन राशि से रिलेटेड मैटर और कुछ मैटर जो हम अभी यहाँ बोले हैं, तो उसमें सर आप कुछ समय दीजिएगा। हम बैठ के अगर आपको बताएंगे, उस पर अगर 10% भी सर अगर आप काम कर दिए तो शायद हमको बहुत खुशी होगी कि हम समाज के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि हमको सर मेरे लिए मेरा कोई काम नहीं करता है, हमारा काम यूं ही हो जाता है चुटकी बजाते। लेकिन दिक्कत ये है ना सर कि हम इन लोगों के लिए मरते हैं जो गांव में होते हैं, जो दर्द में रहते हैं, तो उस दर्द को सर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, गुस्सा जाते हैं। तो इससे बेहतर है आप हमको समय दे दें, और जो प्रॉब्लम है सर वो आपके हाथ का ही है। अगर आप लेटर लिखेंगे ना, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सर ऐसा कर दिए सर। धन्यवाद सर। हम लोग खर्च करेंगे। वंदना से आग्रह करूंगी कि वो मांग पत्र जो है वो शेयर करें हम लोग। बहुत फैसले और आपने तो पहले ही धन्यवाद सरकार में होते हुए हम आपके एकदम क्लियर बात करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसके विषय में समझना चाहिए। मांग पत्र बहुत समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये मांग पत्र की चर्चा हमने पहले ही कराई, और आप सभी माइक मैडम आवाज नहीं जा रही है। अरे भाई पीछे से बोलिए, माइक पर बोलिए। और आप सभी लोगों की सहमति भी आ गई है। हमारा यही मांग है कि जो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जो सरकार का जो बना हुआ है 2005 के कानून के अंतर्गत, उसका इम्प्लीमेशन हो, और वही उससे ज़्यादा हम अभी कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हर जिला में जो वन स्टॉप सेंटर की बात की गई है,
काउंसलर की बात की गई है और नारीवाद नजरिया से नारियों को, महिलाओं को, औरतों की समझने की बात की गई है, जिसमें जो इंटरसेक्शनल की बात अभी हम लोग बहुत किए हैं, वो सभी लोग आते हैं, इसको समझने की जरूरत है और वहाँ तक सरकार की पहुँच होनी चाहिए, समझ और सोच होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग मांग पत्र आप सभी की सहमति से है। हमारे बीच में DSS जिला बाल संरक्षण इकाई पटना, और हमें लगता है कि ये इसको भी वन स्टॉप सेंटर को सबको भी देख रहे हैं उदय कुमार झा जी, इनसे मेरा काफी पुराना, मुजफ्फरपुर में भी थे और ये बातें बोले हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जवान व्यक्ति है और एक नेटवर्क बना करके मुजफ्फरपुर में भी स्वयंसेवी संस्थाओं को, वैसी स्थिति में जो बालिका गृह कांड हुआ था, जो पूरे मुजफ्फरपुर को ये कर दिया था, उस समय उदय सर का आना और वहाँ संस्थाओं के लिए एक पिलर के रूप में खड़ा होकर के उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाना, ये बहुत बड़ा उनका ही योगदान है। काफी बदलाव किया, काफी काम किया है और यहाँ भी आए हैं तो हम उसी हक से सबको फोन करते हैं कि कार्यक्रम करना है और हमें अच्छा भी लगता है कि जब हम 2 बार से कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ उनका सहयोग मिलता है, प्रभाकर जी का भी, सभी लोग का। तो हम ये मांग पत्र सर आपको दे रहे हैं और फिर हम वहाँ भी बादशाह के सेक्रेटरी मैडम भी आई थी, वो तो चली गई है, उनके यहाँ जा करके पहुँचा देंगे। अभी आप लोग कौन दे रहे हैं? थोड़ा सा सीधा एप्रिसिएशन था, जैसा आप लोग कहेंगे, और नहीं तो वोट ऑफ थैंक्स जो आप लोग की तरफ से। ये नहीं सही कि हमें पता है कि बहुत सवाल है, बहुत उथल पुथल है, तो क्या हम लोग अगले मीटिंग में इसको ले सकते हैं या लंच के बाद अगर हम लोग बैठते हैं तो हम लोग जो लोग इच्छुक होंगे हम लोग बात कर लेंगे। तो वोट ऑफ थैंक्स समय आ गया है कि अनुभवी, हम लोग जितने भी लोग हैं सब अनुभवी हैं, संघर्षशील हैं, अपना समय दिए और जो काम कर रहे हैं उसके लिए मार्गदर्शन भी मिला। तो अब सभी को एक बार आभार व्यक्त करने का समय आ गया है। तो जिला विधि से मैडम आई थी धृति जसवीर शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर बेटियों को सुरक्षा देने की बात करते हैं तो हमें बेटों को सुरक्षा के लिए तैयार करना होगा। उनको भी एक धन्यवाद। और साथ में शालिनी जी ने कहा था फर्स्ट सेशन में कि जो भी काम करें हम समावेशी रूप में करें। तो क्रिया के ही पहल से बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में ये काम हो रहा है, जिस वजह से हम लोग यहाँ आके मिल पाते हैं हर एक साल। तो क्रिया को हृदय से आभार कि जेंडर वायलेंस के लिए बिहार में उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, इतना बड़ा सपोर्ट किया है। प्रथम सेशन में श्री नवल जी ने कहा कि बदलाव कैसे हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न करना होगा। नवल जी को भी हृदय से धन्यवाद। श्री सुनील जी ने कहा कि जागरूकता और कानूनों में सुधार कर जेंडर आधारित हिंसा को रोका जा सकता है। तो आप अपना समय दिए यहाँ आए, आपको हृदय से धन्यवाद। प्रोफेसर सतीश जी दिव्यांगों को दिव्यांग होने का एहसास व्यवस्था दिलाती है, तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए उस पर उन्होंने जोर दिया है। उन्हें भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कलकत्ता की संस्था श्रुति डिसेबल्ड सेंटर से श्रीमती संपा सिंह गुप्ता जी आई थी। उन्होंने कहा कि कानून बनाने से केवल कुछ नहीं होगा, जब तक सामाजिक पहल नहीं होगा, समाज के लोग नहीं मिल पाएंगे साथ साथ, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल कानून रहेगा तो। इसी पर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि 1961 में दहेज कानून बना, लेकिन क्या आज भी दहेज चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कानून के साथ साथ सामाजिक सहयोग भी हमारा बहुत जरूरी है। दूसरे सेशन में हमारी सरद जी द्वारा
एक जो पूरा समाज में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के कारण कहाँ क्या क्या हो रहा है उस पर उन्होंने काफी विस्तृत चर्चा की। और जब वो चर्चा कर रही थी तो सबों का ध्यान समाज के चारों तरफ के हिंसा पे चला जा रहा था। कि जैसे उन्होंने कहा कि लैंगिक आधार पर बच्चों का जन्म देना, ये अभी तक समानता की बात तो हम जरूर करते हैं, लेकिन ये अभी तक वहीं पर रुका हुआ है और आज भी कन्या भ्रूण हत्या की वही स्थिति है जो पहले से चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि समानता की बात करते हैं। इस व्यवस्था को रोकने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा रोल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था अभी भी उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। एक तो उन्होंने कहा कि कानून तो बन गया है, लेकिन जितनी तरह की कानूनें बनाई गई है क्या सबको जानकारी है उसकी, जो अपने अधिकारों की बात कर सके, अपने अधिकारों को जान सके और कहाँ न्याय मिलेगा इसकी बात कर सके। तो अगर कानून बना है तो कहीं न कहीं व्यवस्था को इसकी जानकारी देने का भी एक प्रावधान होना चाहिए। प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी ने पॉलिसी लेवल की बात करी कि उन्होंने पॉलिसी में कहाँ पितृसत्ता की जो कड़ी है, जिस कारण अगर पॉलिसी बनी हुई है तो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और किस तरह उन्होंने 9 तरह के प्रश्न बताए कि हर जगह कहीं ना कहीं व्यवस्था है, पॉलिसी है, कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि उसको व्यवस्था ही ऐसा बना दिया गया है कि आप उसको न्याय के रूप में ले ही नहीं पाएंगे। पुष्पेंद्र जी तो शायद चले गए हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद। रेशमा जी ने बहुत बड़ी बात कही। हम लोग अभी तक जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंसा है, इसको जेंडर में मत बांधो। तो आज एक नया संदेश उन्होंने दिया, क्योंकि हम लोग भी वर्षों से जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर रहे हैं और उस पर सोच रहे हैं, पर उन्होंने एक नया सोचने का हमको मौका दिया कि जेंडर 55 तरीके के हैं, इसीलिए जेंडर की बात न करो, हिंसा बस हिंसा है, हिंसा को रोकने का प्रयास करो। तो रेशमा जी आपको तहे दिल से धन्यवाद इस बात के लिए। संतोष जी ने जेल के महिलाओं के बारे में बताया कि किस तरह आज पहली बार हमको लगता है बहुत लोग जान पाए होंगे कि महिलाओं को कम खाना दिया जाता है। उनको 4 रोटी दी जाती है, पुरुषों को 6 रोटियां दी जाती है। और किस तरह जेल में महिलाओं के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ किस तरह से अन्य घटनाएं हो रही है, जेल के अंदर जो यातनाएं हो रही है महिलाओं को लेकर के, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया। और हमको लगता है बहुत लोग यहाँ नहीं भी जान पा रहे होंगे कि जेल में क्या क्या होता है। एक बात उन्होंने जो कहा कि महिलाओं को अलग से खाने और पीने की व्यवस्था नहीं दी गई है, तो भागलपुर जेल की हम कहानी बता रहे हैं कि भागलपुर जेल में एक सुविधा वहाँ के जेलर ने दिया था कि सभी महिलाओं को छोटा छोटा किचन दे दिया। तो भागलपुर जेल है वो सेंट्रल जेल है, वो खुला जेल है, और सभी को छोटा छोटा किचन दे दिया। उन्होंने बताया था उस जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने कि इसलिए इनको दे दिया गया है कि दिन भर इनका मन लगा रहे। इनको हम लोग एक झोला अनाज दे देते हैं पूरे महीने का कि सुबह शाम ही खाना बनाए तो उनका समय निकल जाए। लेकिन पटना जेल में उसकी उल्टी स्थिति है, बेऊ जेल की स्थिति है वो बद से बदतर है। तो संतोष जी का जो एक अनुभव रहा जेल के महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं, संतोष जी को भी हृदय से आभार। वैष्णवी जी ने विकलांगता के लिए जो कहा कि भौतिक सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, जितनी भी सुविधाएं, लेकिन उसके साथ जो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान या स्वास्थ्य संस्थानों में कहीं भी सुविधा नहीं है कि यदि हमको मिल भी गया सारा चीज तो हम घर बैठ के उसका उपयोग करें। उन भौतिक सुविधाओं को हम बाहर निकल के नहीं जा सकते हैं, तो उस सुविधा से क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं उन सुविधाओं को शैक्षिक संस्थानों की बात कर रहे थे, सर भी बता रहे थे कि आज भी क्लास लेने जाते हैं तो इनको कितना मशक्कत करना पड़ता है पटना विश्वविद्यालय में। जी हाँ, तो वो सर एक संसाधनों तक पहुँच बन सकते हैं इसके लिए। तो वैष्णवी जी को भी हृदय से धन्यवाद। सरकार की तरफ से इन लोगों ने एक बात जो कही कि हम आपके भी हैं और हम आपके नहीं भी हैं। जब हम वहाँ हैं तो आपके नहीं हैं, जब हम यहाँ हैं तो हम आपके हैं। तो चलिए दोनों केस में आपके हैं। तो ये लोग जब कम से कम इतनी तो पहुँच बन गई है कि इनके पास जब जाएंगे तो हम लोग का काम होता रहेगा।
तो और उपस्थित जितने भी सभा कक्ष में लोग हैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज बहुत ही शांतिपूर्वक इतनी बड़ी भीड़ बहुत शांति से सब कोई सुन रहे थे। भूख तो लग गई थी लेकिन फिर भी कोई जाने का नाम नहीं लिया और आज सारे के सारे लोग रुक गए। तो सभी को एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और भोजन के लिए हम लोग वंदना जी को विशेष रूप से नहीं, एक बच्ची साक्षी को हम बोल रहे थे। साक्षी तो कंटिन्यूअस लगातार खड़ी रही और वो बताते रही, वो बहुत बड़ी बात है बच्ची के लिए। जोर से इसको धन्यवाद देते हैं। और जो हमारी मॉडरेटर सब जगह बताने के लिए और एक सबसे ज्यादा इन लोगों के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम चल पाया। उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग भोजन के लिए प्रस्थान करें। हेलो गाइस, तो हमारा एनजीओ का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और ये द पंच होटल से मैं निकल रही हूँ और निकलने के बाद अब टेम्पू बैठेंगे। टेम्पू बैठने के बाद मैं स्टेशन जाऊँगी, स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़कर घर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए द पंच होटल है। अब मैं रोड पर आ गई हूँ। टेम्पू बैठूँगी